हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, इट्स मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा अगले वीडियो के लिए। एक्चुअली पिछले 3 हफ्तों से कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई होप आज से मैं टाइम टू टाइम आप वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ। ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिएशन. Now there is a very important concept in heat transfer, that is electrical analogy, or we can say a concept of thermal resistance, that we are going to discuss in today's video. So the contents of today's video would be electrical analogy, what is thermal resistance, what is the value of thermal resistance for various modes of heat transfer, how to calculate thermal resistance for the combination of series and parallel, and what is thermal contact resistance and how to calculate its value. So today's first topic is electrical analogy of thermal system. तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि थर्मल सिस्टम किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सिमिलर है. तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एक प्लेन वॉल ले रहे हैं एज अ थर्मल सिस्टम. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन वॉल के दो सरफेसेस है. इनसाइड सरफेस में टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड सरफेस में टेम्परेचर T2 है. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेन वॉल का कैपिटल A है एंड डेल्टा x और इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेन वॉल एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल इज सपोज Q. ओके, नाउ अगर हम इस सिस्टम को, इस थर्मल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक उसमें एक रेजिस्टेंस होता है. तो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि वो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करे. जब एक रेजिस्टेंस अपने थ्रू करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्ट करता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है. सिमिलरली एक मटेरियल है जो अपने थ्रू हीट को फ्लो होने के लिए रेजिस्ट करेगा तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा. सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट. सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ हीट and current always flow from higher potential to lower potential. Similarly, heat also flows from higher temperature to lower temperature. Okay, now let's see the analogy between them. So ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज V1 एंड पॉइंट 2 इट इज V2. ओके, सो अगर हम इस थर्मल सिस्टम को इसी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. एक पॉइंट में टेम्परेचर T1, दूसरे पॉइंट में टेम्परेचर T2, और इन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. और ये हीट फ्लो होने के लिए जो सिस्टम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनालॉजी एंड व्हेन द टू सिस्टम कैन बी सेड सिमिलर? The two systems are said to be analogous to each other if they satisfy two conditions. They should be described by a similar equation and they should have similar boundary conditions. Okay, so हमने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से एनालॉजी है. तो यहाँ पर दो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल सिस्टम. तो हमने देखेंगे इसमें भी सिमिलर इक्वेशन से दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो सिमिलर बिहेवियर है हीट का, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह थर्मल रेजिस्टेंस. सो दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज एनालॉगस टू थर्मल सिस्टम. और इसमें और थोड़ी सी हम एनालॉजी से कुछ चीज़ हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं और सिमिलरिटी हम देख इलेक्ट्रिकल सर्किट और थर्मल सर्किट में क्या होती है. सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी कैन calculate the value of current flow by Ohm's law. Current flow is potential difference by electrical resistance, or potential difference is also called as voltage. Okay, so current is equal to voltage by electrical resistance in case of electrical circuit, and electrical resistance is a reciprocal of electrical conductance. Similarly, in thermal circuit we can say by analogy heat flow is equal to temperature difference by thermal resistance. So I can write Q is equal to delta T, temperature difference by thermal resistance, and thermal resistance is reciprocal of thermal conductance. Okay, so इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, दो सिस्टम सिमिलर है, तो हम एक सिस्टम के जो वेल डिफाइंड इक्वेशन है हम सिमिलर इक्वेशन दूसरे सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये वेल डिफाइंड इक्वेशन ओम्स लॉ हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन से हम थर्मल सर्किट के लिए भी ये रिलेशन डिराइव किए हैं, डेट इज heat flow is equal to temperature difference by thermal resistance. Therefore, thermal resistance can be defined as temperature drop by heat flow rate. Therefore, thermal resistance can be defined as ratio of temperature drop to the heat flow rate, and its unit would be degree Celsius per watt or Kelvin per watt. And again, since it is temperature drop, so 1 degree Celsius temperature drop is equal to 1 Kelvin temperature drop. तो unit कन्वर्जन भी ही रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर वाट वुड बी इक्वल टू 1 केल्विन पर वाट.
ओके अब इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करने का फ़ायदा क्या है? तो उसका फ़ायदा ये है कि हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पहले ही पढ़े हुए हैं, तो उसकी जो इक्वेशन वेल डिफाइंड इक्वेशंस है फॉर पैरेलल सिस्टम, लाइक ओम्स लॉ, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ इक्वेशंस है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मल सर्किट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी थर्मल सिस्टम है, हीट फ्लो की जो भी प्रॉब्लम है, उसको हमको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो कोरिलेशंस हैं हमारे पास, एम्पेरिकल रिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको हम अप्लाइड कर सकते हैं थर्मल सर्किट में भी इन ऑर्डर टू एनालाइज द थर्मल सर्किट। ओके, एंड फ्रॉम द लास्ट रिलेशन वी कैन डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस of a surface as the temperature drop across a surface per unit flow of heat through it। ये मैंने अभी डिस्कस कर चुका। अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या आता है वो तो हमने देख लिया। नाउ वी हैव टू सी वैल्यूज ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो फर्स्ट mode of heat transfer I have taken is conduction. So we have to find the value of conductive thermal resistance. Now in order to find the value of conductive thermal resistance, I have considered again the example of the plane wall having temperature T1 and T2 at inside and outside surface respectively, and the thickness of the plane wall is dx, or we can say it is equal to L. Okay, now the heat flow rate through this plane wall is capital Q. Okay, now by Fourier's law of heat conduction Q is equal to minus Ka dt by dx। ये रिलेशन हमको पता है Fourier's law का। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम के हिसाब से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। By dt we mean change in temperature, that is final temperature T2 minus initial temperature T1, and similarly by dx we mean x2 minus x1. Okay, now what is x2 minus x1? Looking into the figure, x2 minus x1 is nothing but L. Okay, तो अगर मैं माइनस साइन को अंदर पुट करता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी Q is equal to Ka T1 minus T2 by L, or I can write Q is equal to Ka dt by L. Now comparing these two equations, what I will get? Conductive thermal resistance for plane wall is equal to capital L by Ka, and I can also write it as rho thermal L by A, where rho thermal is the thermal resistivity which is reciprocal of thermal conductivity. अब एक्चुअली हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में इस टाइप का भी फॉर्मूला कहीं पढ़े हुए हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एंड इफ वी वांट टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन we have to introduce one constant in that equation. That constant is rho electrical, that is electrical resistivity of the material of the wire or conductor. Okay, so यहाँ पर भी इक्वेशन कुछ उसी तरीके से आ रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो इस इक्वेशन को हम प्लेन वॉल के लिए यूज कर सकते हैं। कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस फॉर प्लेन वॉल वुड बी L by Ka. Okay, now the second resistance is convective thermal resistance, flow of cold air over the hot plate. Okay, तो जब कोल्ड एयर हॉट प्लेट के ऊपर से फ्लो होगी तो कुछ इस तरीके से ड्यू टू बाउंड्री लेयर फेनोमेना वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल जनरेट होगी, कंसीडरिंग टेम्परेचर ऑफ द हॉट प्लेट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द एयर, दैट इज Ts इज ग्रेटर देन Ta. नाउ बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट ट्रांसफर बिटवीन द हॉट प्लेट एंड कोल्ड एयर इज कैन बी गिवन बाय Q is equal to Ha delta T, where delta T is nothing but Ts minus Ta, that is surface temperature of the hot plate minus temperature of the air. Now again comparing this equation by Q is equal to delta T by R thermal, then what I will get? I will get convective thermal resistance would be equal to 1 by Ha. Okay, where A is the surface area of the plate. Now the third type of resistance is radiative thermal resistance. For that I have taken an example of heat exchange due to radiation between two black bodies. Okay, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिएशन, तो वहाँ पर हमने एक इक्वेशन डिराइव किए थे हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज के लिए। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो द रेडिएशन हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज कैन बी गिवन बाय Q इज इक्वल टू Fa सिग्मा T1 to the power 4 minus T2 to the power 4, where F is the shape factor, sigma is the Stefan Boltzmann constant, and T1 is the temperature of the first body and T2 is the temperature of the second body, and here I have assumed that T1 is greater than T2. Okay, now इसको सॉल्व करके हमको डेल्टा T बाय R थर्मल के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे डेल्टा T नहीं है, सिंपली टू दी पावर 4 है, टेम्परेचर डिफरेंस 4th पावर का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो ये इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। ओके, सो
T1 square to the power square minus T2 square to the power square. It is in the form of a square minus b square, which can be written as a minus b into a plus b. तो इस फॉर्मूले से ये आया T1 square minus T2 square into T1 square plus T2 square. इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. Now again converting T1 square minus T2 square into T1 minus T2 into T1 plus T2, again by same formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Okay. सो इस इक्वेशन को कंपेयर करने से पहले हम मॉडिफाई कर सकते हैं. T1 माइनस T2 जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T, उसको न्यूमिनेटर में रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को हम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे. नाउ कंपेयरिंग दिस विद द बेसिक थर्मल resistance equation, that is Q is equal to delta T by R thermal, and what we will get radiative thermal resistance as 1 by Fa sigma into T1 plus T2 into T1 square plus T2 square. Okay. तो इस तरीके से हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ओके. तो ठीक इसी तरह हम रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ग्रे बॉडी एंड सराउंडिंग के लिए भी इक्वेशन फाइंड किए थे, और उसके लिए अगर हम रेडिएटिव थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक एडिशनल एप्सिलॉन आ जाएगा, वेयर एप्सिलॉन इज एमिसिविटी ऑफ द ग्रे सरफेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन और हाउ टू एनालाइज the thermal resistance in series. Okay, so for that I have taken an example of composite wall. तो इस तरीके की एक composite wall है जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई, जैसे नॉर्मली हमारे घर की बिल्डिंग रहती है उनकी वॉल रहती है, जिसमें अलग अलग लेयर से बनी हो सकती है. डेट इज ब्रिक रह सकता है, फिर सीमेंट रह सकता है, पेंट रह सकता है, एक्सेट्रा. अब उस लेयर ऑफ वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड. अब उस वॉल के एक साइड में हॉट फ्लूइड है, दूसरे साइड में कोल्ड फ्लूइड है. अब फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो एक्चुअली यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. इनिशियली हॉट फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में जो सरफेस, वहां से हीट एंटर होगी थ्रू कन्वेक्शन, और जब इनसाइड सरफेस से आउटसाइड सरफेस में हीट ट्रांसफर होगी दैट वुड बी थ्रू कंडक्शन, एंड अगेन आउटसाइड सरफेस से जो कोल्ड फ्लूइड को हीट ट्रांसफर होगा दैट इज अगेन थ्रू कन्वेक्शन. सो दिस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन. ओके. ना इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 रेजिस्टेंस आएंगे. 3 डिफरेंट मटेरियल है, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, तीनों के थिकनेस अलग अलग हो सकती है. सो हेयर आई हैव कंसीडर LA, LB, LC एज द डिफरेंट थिकनेस ऑफ दीज 3 मटेरियल्स, एंड K, KB, KC एज द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर मटेरियल A, B, C एंड रिस्पेक्टिवली. इनसाइड एंड आउटसाइड हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमने कंसिडर किया TI एंड TO, एंड सिमिलरली HI and HO are convective heat transfer coefficient at inside and outside surface. Now if I want to convert this thermal circuit into equivalent electric circuit, then I will get 5 resistance in series, in which first and last resistance would be surface resistance, or we can say convective resistance, and the middle 3 resistance would be material resistance, that is conductive resistance. अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? कन्वेक्शन की 1 by HA रहती है, तो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस और लास्ट रेजिस्टेंस को 1 by HI into A and 1 by HO into A लिए हैं, based on inside surface and outside surface, and the remaining resistance are conductive resistance LA by K into A, LB by KB into A, and LC by KC into A. And obviously since this plane wall is in series, so cross section area for all these 3 materials would be same, that is capital A. ओके. और इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमने लिए यहाँ पे T1, T2, T3 एंड T4, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे. अब we have basic relation, that is Q is equal to delta T by R equivalent, where Q is the heat flow rate and delta T is the total temperature difference, that is temperature difference between inside fluid and outside fluid, that is Ti minus To, and its total equivalent thermal resistance would be sum of all the 5 individual resistance, since all these resistance are in series. So we have to use combination of series resistance formula, that is R equivalent would be equal to sum of all 5 individual resistances which are in series. Okay. तो इस तरीके से हम Ti और To इनसाइड हॉट फ्लूइड और आउटसाइड कोल्ड फ्लूइड, या फिर वाइस वर्सा, अगर ये इनसाइड और आउटसाइड 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर पता है हमको, बीच के रेजिस्टेंस हम निकाल सक रहे हैं अगर, तो टोटल हीट ट्रांसफर हम निकाल सकते हैं. बट अगर हमको इंटरमीडिएट टेम्परेचर T1, T2, T3, T4 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. उसके लिए हम वापस से इस सर्किट को रिकंसीडर करेंगे. अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हम कोई भी एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट में निकाला करते थे, तो ठीक उसी तरह हम कोई भी एक थर्मल रेजिस्टेंस में कितना टेम्परेचर ड्रॉप है वो भी निकाल सकते हैं बाय कंसीडरिंग 1 रेजिस्टेंस एट अ टाइम, 2 रेजिस्टेंस एट अ टाइम और मल्टीपल रेजिस्टेंस एट अ टाइम.
as per our choice. So first of all I am taking an example of considering one resistance at a time. अब सपोज मेरे को पहला जो रेजिस्टेंस है 1/hi into a, इसके अक्रॉस कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ये चीज निकालना है. तो एज पर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप कैन बी एक्सप्रेस एज करंट इनटू रेजिस्टेंस. देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू इनटू आर थर्मल, और आई कैन राइट क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट. सो इन दिस वे आई कैन राइट ti minus t1 by r1 is equal to q, and also q would be equal to t1 minus t2 upon ra, t2 minus t3 upon rp, t3 minus t4 upon rc, and t4 minus tu upon ro, where ri, ra, rp, rc and ro as the value of individual resistances. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है q इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट. तो हम डिनोमिनेटर में आर इक्विवेलेंट जो जितने रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, चाहे एक हो या दो हो, तो जितने रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे उनके ही एक्सट्रीम टू एंड्स के टेम्परेचर ड्रॉप कंसीडर करना है. जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसीडर किया आर आई, तो आर आई के ही अक्रॉस कितना टेम्परेचर डिफरेंस है वही कंसीडर करना है, टी आई माइनस टी वन. अगर मैं ये वाला रेजिस्टेंस लेता हूँ एल सी बाई के सी इंटू ए आर विच इज इक्वल टू आर सी, तो आर सी के ही अक्रॉस कितने टेम्परेचर ड्रॉप है वही कंसीडर करना है हमें. ओके. Now similarly, if I consider two resistance at a time, then I can write the equation as Ti minus T2 and divided by Ri plus Ra, since these two resistance are in series. Similarly, T1 minus T3 upon Ra plus Rb, T2 minus T4 upon Rb plus Rc and T3 minus To upon Rc plus Ro. ये चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही एज पर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी वही कोरिलेशन हम थर्मल रेजिस्टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हमको सारे रेजिस्टेंस एक साथ कंसीडर करना है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट, अगेन टी आई माइनस टी ओ, एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन ऐड ऑल द 5 रेजिस्टेंसेस. ओके. और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर n प्लेन वॉल्स इन द सीरीज, टोटल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल लेंथ, दैट इज L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus dash up to Ln, एंड सीरीज में अगर प्लेन वॉल्स रहेंगे तो उन सब का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहने वाला है. A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to AN. Okay. Now next thing is thermal resistances in parallel. So for that I have actually taken a combination of series and parallel, not I have taken the purely a parallel system. So यहाँ पर E, F, G, H 4 ऐसे मटेरियल हमने लिए जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रही है. उसमें से F और G जो है वो पैरेलल में है, और F और G का कॉम्बिनेशन जो है वो E और H के सीरीज में है. तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला है. अब एक्चुअली यहाँ पे मटेरियल E में जो इतनी हीट फ्लो होकर अंदर आएगी, मटेरियल E, F, G, H के सबके कुछ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहेगा. अब मटेरियल E में जितनी हीट इनिशियली आ रही है वो यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट में मटेरियल F में और G में डिवाइड हो जाएगी. सो दीज टू मटेरियल F एंड G आर इन पैरेलल, तो उनके बीच में करंट यानी कि हीट डिवाइड होने वाली है इन Q2 एंड Q3. एंड अगेन जब यहाँ पर F और G के बाहर हीट जाएगी तो दोनों की हीट कंबाइन होकर मटेरियल H को मिलेगी, और जितनी ओरिजिनली E से पास हो रही थी उतनी ही H में हीट आ जाएगी. सो अगेन Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q4 वुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3. ओके. नाउ using the basic relation Q is equal to delta T by R equivalent, where Q is the heat flow rate and delta T is the total temperature difference, that is Ti minus To, or I can write T1 minus T4. Okay. Now total equivalent thermal resistance can be expressed as R equivalent is equal to Re plus R parallel plus RH. अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वेशन यूज़ किया हूँ. उसका रीज़न ये है कि ये दिस सिस्टम इज़ नॉट प्योरली अ पैरेलल सिस्टम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सिस्टम. और जो मटेरियल F और G जो आपस में पैरेलल में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मटेरियल E और H से सीरीज में है. सो आई हैव रिटन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RE प्लस R पैरेलल प्लस RH. बट व्हाट इज R पैरेलल? सो R पैरेलल इज एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सिस्टम. तो अभी पैरेलल में कौन से दो सिस्टम है, F और G, तो इनका हमको इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है. तो वी विल यूज पैरेलल रेजिस्टेंस फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 बाय R पैरेलल वुड बी इक्वल टू 1 बाय RF प्लस 1 बाय RG. तो इस तरीके से हम पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, उनका इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस जो जिस भी रेजिस्टेंस के सीरीज में है उन सबको ऐड करेंगे, तो हमको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा. एंड देन फाइनली बाय यूजिंग दिस टोटल इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दिस सिस्टम. ओके.
अब हमको अगर क्वेश्चन में पूछा कि मटेरियल एफ में ओरिजिनल में से कितने % हीट जाएगी, जी में कितनी जाएगी, तो हम ये भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द हीट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन जस्ट लाइक करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ओके, सो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 and T3 फाइंड कर सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द सेम रिलेशन, दैट इज Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RE एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन RH। ओके, तो यहाँ पे हम पहले रेजिस्टेंस को कंसीडर करें, आखिरी रेजिस्टेंस को कंसीडर करें। नॉर्मली हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर T1 T4 पता रहता है, तो हम बीच के इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 and T3 यूजिंग दिस रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम Q ऑलरेडी हमको मिल चुका रहेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, Q इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट। ओके, नाउ जो ओरिजिनल हीट मटेरियल E में आ रही है वो किस तरीके से दो मटेरियल F और G में डिवाइड होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इन पैरेलल सर्किट, जिस तरीके से हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इन पैरेलल सर्किट निकाला करते थे। सो QF वुड बी इक्वल टू heat flowing through the material F would be equal to opposite parallel resistance upon total sum of individual parallel resistance into Q. Sum of individual parallel resistance, not the equivalent parallel resistance, remember that. तो अगर मेरे को मटेरियल F का हीट ट्रांसफर रेट निकालना है तो मेरे को उसके अलावा जितने भी मटेरियल पैरेलल में है उनका रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उन सारे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है उनका एडिशन। तो Rg अपॉन RF प्लस RG इंटू ओरिजिनल हीट डेट इज Q। तो इस तरीके से मुझे QF मिल जाएगा, और QG निकालना है तो QG वुड बी इक्वल टू RF अपॉन RF प्लस RG इंटू Q, एंड इफ आई एड QF with QG then I will get total equal to Q. Okay, and remember that for n plane walls in parallel we would have same thickness, L1 is equal to L3 is equal to Ln, but total area of the parallel wall would be equal to sum of individual area. So इस केस में क्या होगा, total area AE would be equal to AF plus AG and LF would be equal to LG because material F and material G are in parallel. Okay, so next important topic is thermal contact resistance. तो जब भी हम कंपोजिट वॉल का एक्चुअली एनालिसिस करते हैं तो उसके सर्टेन एजम्पशन रहते हैं। पहला एजम्पशन ये रहता है कि जो दो मटेरियल के बीच में कॉन्टैक्ट परफेक्ट है, यानी कि उनके बीच में कोई वॉइड गैप्स नहीं है, मटेरियल एग्जैक्टली बहुत स्मूथ है, उनके बीच में कुछ ऐसा गैप नहीं बन रहा है जहाँ पे एयर वगैरह इंट्रैप हो सकती है, और क्योंकि यहाँ पे एयर गैप वगैरह नहीं है, परफेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा एट द इंटरफेस। और तीसरी कंडीशन की एट इंटरफेस टेम्परेचर इज कंटिन्यूस ऑल्दो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरफेस है यहाँ पर टेम्परेचर कंटिन्यूस रहता है, मतलब जितना टेम्परेचर मटेरियल ए के राइट एक्सट्रीम राइट एंड में रहेगा उतना ही मटेरियल बी के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में रहेगा। मतलब जितना टेम्परेचर की वैल्यू मटेरियल ए के आउटपुट में मिल रही है उतनी मटेरियल बी के इनपुट में हमको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी, बट ऑल दो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो सकती है बिकॉज ड्यू टू चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हमारा अजम्पशन रहता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिकल सिस्टम दो मटेरियल रफ होने की वजह से जब उनको हम ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में वॉइड स्पेसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, वॉइड स्पेस फॉर्म होने की वजह से वहाँ पर एयर इंट्रैप हो जाती है, और एयर जो इंट्रैप होती है वो सराउंडिंग एम्बिएंट टेम्परेचर में रहती है जिसका टेम्परेचर मटेरियल से कम हो सकता है। तो वहाँ पे ड्यू टू कन्वेक्शन देयर इज अ लॉस इन हीट। ओके, सो मटेरियल ए में इनिशियली जितनी हीट आ रही थी उतनी सारी मटेरियल बी को नहीं मिल पाती क्योंकि बीच में इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट होने की वजह से हीट लॉस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट एक तरीके के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है टू द फ्लो ऑफ हीट, बिकॉज ओरिजिनल हीट को रिड्यूस कर दे रहा है। अब रेजिस्टेंस ओरिजिनल हीट को रिड्यूस कैसे कर रहा है, बिकॉज वी हैव बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा T बाय आर थर्मल। अब आर थर्मल की वैल्यू जब बढ़ेगी तो Q की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सो यहाँ पर एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड हो जा रहा है ड्यू टू इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो हमको बेसिकली क्या एज्यूम करना है, यहाँ पर जितने मटेरियल ए में एक्चुअली प्रैक्टिकली हीट आ रही थी उतनी मटेरियल सी में नहीं मिल पा रही है, बट क्योंकि हम इसको एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं तो हमको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि मटेरियल सी के एंड में जितनी हीट मिल रही है ओरिजिनली मटेरियल ए में उतनी ही हीट आ रही थी। सो नेट हीट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम मटेरियल ए टू मटेरियल सी इज सेम, बट जब ओरिजिनल हीट जो मटेरियल ए में आ रही है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंसेस एट दी कॉन्टैक्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा, उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई और बैलेंस दी इक्वेशन। सो फॉर्मूला किस तरीके से हम ला सकते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का, सो आर थर्मल वुड बी इक्वल टू डेल्टा T बाई Q। तो इंटरफेस में जितना भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाई दी हीट ट्रांसफर रेट वुड गिव अस दी फॉर्मूला ऑफ थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट दी
interface of AB and BC. Okay, therefore total heat transfer in this system would be delta T upon sum of all individual resistances, where delta T is T1 minus T6 upon sum of all 5 individual resistances. Okay, also temperature drop at interface can be simply described by product of heat transfer and thermal contact resistance. Okay, so इस तरीके से हम थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी सर्किट में कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो आज का लेक्चर डिस्कस करने के बाद हम यूनिवर्सिटी के कुछ इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ थर्मल सिस्टम, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट और थर्मल सर्किट में क्या क्या सिमिलैरिटीज रहती है, क्या क्या सिमिलर रिलेशन रहते हैं, वो चीज़ बताना पड़ेगा आपको. और दो सिस्टम एनालॉगस कब है, ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt, you can post it in the comments section. If you understand everything, please like my video and share it with your friends. And for getting more updates about the channel, please subscribe to Hi It's Me. Thank you.